तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा बायोकेमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोगों ने मैपल सिरप यूरिन डिजीज को जो है ना वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो है ना वो यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे कि आपके पास ये डिजीज क्या होती है। देन उसके बाद फिर इसकी जो है ना वो डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन के अंदर पॉइंट आपने याद रखना है ना, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ये आपने इसकी डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है अगर आपसे इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में पूछा जाता है। देन उसके बाद आपने ये याद रखना है, इट इज एन इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म विच इज काज्ड बाय द डिफेक्ट इन ब्रांच चेन अल्फा कीटोएसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। मैपल सिरप यूरिन डिजीज क्या है? इट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज which is caused by the defect in branched, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ब्रांच्ड चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स एंजाइम। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो मैपल सिरप यूरिन डिजीज है ये ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। ये क्यों होती है? आपके पास डिफेक्ट की वजह से। डिफेक्ट किस में होता है? ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स, इसको BCKDC भी बोलते होते हैं, लेकिन आप लोग सिंपल याद रखें। अब जब इसके अंदर डिफेक्ट होगा ना, इस डिफेक्ट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर फिर जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स है ना वो डिग्रेड नहीं होंगी। व्हाट इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम? बेसिकली इट इज द एंजाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड टू degrade the branch chain amino acid. What are the example of ब्रांच चेन अमाइनो एसिड? उसमें आपके पास ल्यूसीन आता है, ठीक है, उसके बाद आइसोल्यूसिन आता है और वेलिन आता है। सो दीज आर दी ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स। इनकी डिग्रेडेशन के लिए हमें क्या चाहिए? दिस एंजाइम चाहिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर ये एंजाइम नहीं होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? जो डिग्रेडेशन है वो ब्लॉक हो जाएगी। इनएबिलिटी टू कह लो कि डिग्रेड होगा टू डिस ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। तो उससे फिर क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर ये जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं ये अकमुलेट हो जाएंगी और इनके जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं वो अकमुलेट हो जाएंगे। जब वो अकमुलेट होंगे तो वो फिर आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो डिफरेंट तरह के क्लिनिकल सिम्टम प्रोड्यूस करेंगे जिनको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द नॉर्मल डेफिनेशन। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। ठीक है, ब्रांच चेन जो आपके पास अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होते हैं इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है? तो जो आपके पास ब्रांच्ड चेन अल्फा कीटो एसिड एंजाइम होता है इसका काम होता है आपकी बॉडी के अंदर जो ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स होती हैं उनको तोड़ना। तो ये जो मैपल सिरप यूरिन डिजीज है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। इसमें क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर ये जो अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है ना, इसके अंदर डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर फिर क्या होता है? जो ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स हैं वो कमुलेट हो जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? वो आपके पास आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है और वेलिन है। ये आपने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। सो दिस इज द डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी को नॉर्मली पढ़ने से पहले अगेन हम लोग कुछ नॉर्मल चीजें पढ़ेंगे। नॉर्मली क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड होती है, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड होती है, इसको ट्रांसएमिनेटेड कर दिया जाता है किसके अंदर? अल्फा कीटो एसिड के अंदर। दिस इज द नॉर्मल जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होती हैं इनको ट्रांसएमिनेटेड कर दिया जाता है इनटू अल्फा कीटो एसिड। और ये जो फिर आपके पास अल्फा कीटो एसिड्स होते हैं ये फिर आपकी बॉडी के अंदर किस में टूट जाते हैं? डिफरेंट जाके आपकी बॉडी के अंदर लेट्स सपोज एसिटाइल को ए बनाएगा जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज होगा। अब ये जो अल्फा कीटो एसिड है इसको एसिटाइल को ए के अंदर कौन तोड़ेगा? वो आपका एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस। तो ये इस एंजाइम का काम होता है। इस एंजाइम का काम क्या है? आपकी बॉडी के अंदर ये जो अल्फा कीटो एसिड्स बने हैं इन ब्रांच चेन अमाइनो एसिड से उनको कन्वर्ट करना एसिटाइल को ए के अंदर। और ये जो आपके पास एसिटाइल को ए है ये फिर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी के तौर पे काम करता है। इट इज अ डेरिवेटिव फॉर एनर्जी। ये आपने याद रखना है। अब आप लोग खुद सोचें कि जब मैपल सिरप यूरिन डिजीज होगी उसके अंदर जब आपका ये बीटा जो आपके पास ब्रांच चेन
कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आते हैं, जब इसका डिफेक्ट होगा या जब ये डिक्रीज होगा तो क्या होगा फिर आपकी बॉडी के अंदर, एक तो ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन नहीं होगी। ठीक है, जब आपकी बॉडी के अंदर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन नहीं होगी तो उससे फिर ये आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वेलिन अकमुलेट हो जाएंगी। और इसके साथ साथ क्या होगा फिर आपकी बॉडी के अंदर, ये जो अल्फा कीटो एसिड है ये भी आगे डिग्रेड नहीं होगा किसके अंदर, एसिटाइल को ए के अंदर। तो उससे फिर क्या होगा आपके ब्लड के अंदर अल्फा कीटो एसिड का लेवल भी ज्यादा हो जाएगा। ये आपने प्लीज याद रखना है। और इसमें सबसे ज्यादा जिस चीज का लेवल होता है ना वो ल्यूसीन होती है। ये प्लीज आपने याद रखना है। और जब इनका लेवल ज्यादा होगा, ये भाई अच्छी चीज नहीं है, ये आपके न्यूरॉन्स को डैमेज करेगी। दीज मेटाबोलाइट्स आर टॉक्सिक फॉर न्यूरॉन्स एंड दे विल लीड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम फेलियर। ये अब आप लोगों ने पॉइंट याद रखने हैं कि ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी का सोर्स है उसको फेल करा देंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो क्लियर करने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स को हम लोग पढ़ेंगे विद पैथोफिजियोलॉजी। आपकी जिस तरह ये फर्स्ट एड पे लिखा हुआ है ना, इस तरह बिल्कुल भी हम नहीं चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो भी सिम्टम है उसका जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे। बच्चे को क्या होगा, पुअर फीडिंग होगी। ठीक है, पुअर फीडिंग या वॉमिटिंग होगी। अब आप लोगों ने भी कोशिश करना है, देखिए मैं आपको एक तरतीब के साथ पढ़ा रहा हूँ। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, फिर हमने सिम्टम्स को स्टार्ट किया। अब हम सिम्टम की फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे कि भाई इस तरह क्यों होता है। तो फर्स्ट सिम्टम आपके पास है पुअर फीडिंग और वॉमिटिंग। जैसे उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन में वॉमिटिंग और पुअर फीडिंग होगी, बट ही डिडंट मेंशन कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो आपने क्या याद रखना है, बेसिकली जब आपकी बॉडी के अंदर ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड टूटेंगे नहीं तो ये क्या करेंगे, ये अकमुलेट हो जाएंगे। जब ये अकमुलेट होंगे तो ये बेसिकली इनके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि ये जो अल्फा कीटो एसिड्स हैं, जब इनका भी लेवल ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी के अंदर एसिडोसिस होगी। तो ये जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं और ये जो एसिडोसिस है, ये फिर क्या करेगा, आपके जीआईटी को अपसेट करेगा। उससे फिर क्या होगा, आपको वॉमिटिंग होगी। और इसके साथ साथ ये जो आपके पास टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स और एसिडोसिस है, ये आपका जो एपिटाइट है उसको सप्रेस करेगा। उससे फिर आपकी फूडिंग जो फीडिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो पुअर फीडिंग होगी। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस clinical presentation why person with maple syrup urine disease develop vomiting and poor feeding। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद सेकंड क्लिनिकल फीचर क्या होगा, ये जो बेबीज होते हैं ये आपके पास लेथर्जिक होंगे। ठीक है, लेथर्जिक होते हैं, इरिटेबल होते हैं, ये आपने याद रखना है। इरिटेबल के साथ साथ इनकी जो ग्रोथ होती है वो भी पुअर होती है। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। तो आपने क्या याद रखना है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ये ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स अकमुलेट होंगे, वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स क्या करेंगे, आपके सीएनएस को डिप्रेस करेंगे। ठीक है, स्पेशली उसमें आपने याद रखना है ल्यूसीन को और अल्फा कीटो एसिड को। सो दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स विच विल लीड टू सीएनएस डिप्रेशन। और जब आपके सीएनएस का डिप्रेशन होगा तो आप खुद सोच रहे हैं कि जब आप एक चीज को शट डाउन कर दोगे तो वहां पे एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगी। और जब आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स में एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगी तो बंदा बिल्कुल ढीला हो जाएगा। ठीक है, लेथर्जिक होगा। ठीक है, बंदा इरिटेबल होगा, बंदे के दिमाग की ग्रोथ ही नहीं होगी क्योंकि आपके न्यूरॉन्स को एटीपी नहीं मिल रही, एनर्जी नहीं मिल रही। और आपके ब्रेन के लिए एनर्जी तो 24/7 भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने इसमें जो है ना वो याद रखने। फिर उसके बाद जो आपके पास थर्ड क्लिनिकल सिम्टम है उसमें आपने याद रखने हैं कि बच्चे को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम का मतलब क्या है कि बच्चे को सीजर्स आएंगे, बच्चे के मसल की टोन कम हो जाएगी, हाइपोटोनिया होगा। बच्चे को आपके पास डिस्टोनिया हो जाएगा, जो मसल की आपके पास टोन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। बच्चे को डेवलपमेंटल डिलेड होगा, बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग ग्रो नहीं कर सकता। ये आपने याद रखना है। अब इसके क्या रीजन है, सेम आप लोग याद रखो कि भाई जब आपकी बॉडी के अंदर ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स अकमुलेट होते हैं ना, तो ये आपके ब्रेन के अंदर न्यूरो को डिस्टर्ब करते हैं। आपका जो बैलेंस होता है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर एक्साइटोटॉक्सिसिटी होती है। एक्साइटोटॉक्सिसिटी का मतलब ये होता है कि ये आपके ब्रेन के अंदर जो एक्साइटेटरी कह लें कि सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करेंगे। और जब आपके ब्रेन की स्टिमुलेशन होगी तो फिर उससे क्या होगा, उससे फिर आपके पास बंदा सीजर्स के अंदर जाएगा। ये आपने याद रखना। और इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के अंदर पर्सन को सेरिब्रल अडीमा होता है, कौन सी ब्रांच इन अमाइनो एसिड कराती है, वो ल्यूसीन है।
तो जो ल्यूसीन है ये सेरिब्रल अडीमा भी कराती है। ये आपने थर्ड नंबर पे जो है ना वो याद रखने। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास नेक्स्ट जो सिम्टम आता है वो है मैपल सिरप। ठीक है, मैपल सिरप ऑर्डर ऑफ यूरिन, ये आपने याद रखने, यूरिन या स्वेटिंग। अब इसके क्या रीजन है भाई, सिंपल सी बात है, ये जो आपके पास आइसोल्यूसिन होते हैं ना, आइसोल्यूसिन का मेटाबोलाइट होता है जिसको बोलते हैं सोटोलोन। ठीक है, सोटोलोन के इट इज अ मेटाबोलाइट ऑफ आइसोल्यूसिन। ये जो आपके पास आइसोल्यूसिन का मेटाबोलाइट है ना, ये जब आपके यूरिन में जाएगा, ठीक है, या आपकी स्वेटिंग में जाएगा, तो इससे फिर आपको स्मेल आएगी। ठीक है, वो स्मेल इस तरह से आएगी जिस तरह आपके पास ये बर्न्ड शुगर होता है या कैरमल स्मेल होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने बस पॉइंट याद रखने कि ये जो आपके पास स्मेल होती है यूरिन की या स्वेट की, ये बेसिकली टॉक्सिक मेटाबोलाइट की वजह से होती है। और वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट कौन सा है, वो आपका आइसोल्यूसिन है। वो आपकी सिक्रीशन में चला जाएगा, यूरिन, स्वेट हो गया, एयरवैक्स हो गया, टोटली सिक्रीशंस के अंदर ये जा सकते हैं, जिससे फिर आपको बर्न शुगर या मैपल सिरप की तरह जो है ना वो एक तरह से स्मेल आएगी। ये आपने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे क्या होगा, पर्सन को कीटो एसिडोसिस होगी। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कीटो एसिडोसिस क्यों होगी, अगर पूछा जाए कि मैपल सिरप यूरिन डिजीज में क्यों होती है, तो भाई सिंपल याद रखो, आपने ऊपर पढ़ा है कि ये जो अल्फा कीटो एसिड है ये आपका ब्रेकडाउन नहीं होगा एसिटाइल कोए के अंदर। तो जब अल्फा कीटो एसिड का लेवल ज्यादा होगा इट विल लीड टू एसिडोसिस, ये आपने याद रखना है। तो ये जो आपके ब्रांच इन अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, इनके मेटाबॉलिज्म से आपके कीटो एसिड्स अकोमुलेट होंगे। वो कीटो एसिड्स क्या करेंगे आपकी बॉडी के अंदर, हाई आयरन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये आपने प्लीज याद रखने, हाई आयरन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सिक्स नंबर पे क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव होगा। फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या होता है कि बच्चा अपना एज रिगार्डिंग प्रोप्रिएट वेट गेन नहीं कर सकता। ठीक है, वो क्यों होगा, उसकी रीजन यही होती है कि बच्चे की बॉडी के अंदर कैटाबॉलिक स्टेट होती है और न्यूट्रिशन पुअर होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल बच्चे की जो ग्रोथ है ना वो आपके पास हो जाती है, डिलेड हो जाती है। ये आपने इसके अंदर पॉइंट याद रखने। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप इस बच्चे को ठीक नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, बच्चे के न्यूरॉन्स की डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, स्पास्टिसिटी हो सकती है, अपर मोटर न्यूरॉन के सिम्टम आ सकते हैं, और इवेंचुअली बच्चे की डेथ हो जाएगी। ये आपने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने। तो ये क्लिनिकल पिक्चर आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे तो उसने एक छोटे से पैरे के अंदर ना हर एक चीज को कंबाइन कर दिया है, लेकिन जैसे मैंने आपको ये अलहदा अलहदा सारी चीजें करवाई हैं, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की, कि बच्चे के लैब के अंदर आपको क्या मिलेगा। तो देखिए जी, प्लाज्मा ब्लड के अंदर आपको बच्चे का जो आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन और वैलिन, इनका लेवल क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। पहला ये पॉइंट याद रखने। सेकंड पॉइंट क्या याद रखने, कि बच्चे के ब्लड के अंदर और बच्चे के यूरिन के अंदर क्या होगा, अल्फा कीटो एसिड का लेवल क्या होगा आपके पास, ज्यादा होगा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आपकी पीएच क्या होगी, कम होगी, एसिडोसिस होगी, ये आपने याद रखने। एन इन गैप आपका ज्यादा होगा, ये आपने याद रखने। फिर उसके बाद बच्चे का ग्लूकोज का लेवल भी कम हो सकता है, पुअर फीडिंग की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह हो सकते हैं, ये आपने याद रखने। तो ये लैब फाइंडिंग आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। डायग्नोसिस के लिए आप लोग सिंपल याद रखें कि हम लोग न्यू बोर्न स्क्रीनिंग करते हैं, उसके अंदर हम लोग ब्रांच इन जो अमाइनो एसिड्स होती हैं उनके लेवल को चेक करते होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। और कन्फर्मेटरी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, प्लाज्मा अमाइनो एसिड एनालिसिस करते हैं। प्लाज्मा के अंदर ये जो अमाइनो एसिड्स होती हैं इनके लेवल को चेक करते हैं, या एंजाइम ऐसे टेस्ट करते होते हैं। बस ये आपने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने। उसके बाद बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट के अंदर आप लोगों ने क्या याद रखना है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी की जो ट्रीटमेंट होगी उसके अंदर आपने क्या करना है, जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स है ना इनको डाइट में कम करना है। ठीक है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करनी है ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स की, ये सबसे पहला पॉइंट है। फिर उसके बाद बच्चे को थायमीन देना है, विटामिन B1 सप्लीमेंट देना है, क्योंकि ब्रांच चेन कीटो एसिड जो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होते हैं ना, इसको काम करने के लिए विटामिन B1 भी चाहिए होता है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन B1 नहीं भी होगा तब भी ये डिजीज डेवलप हो सकती है। फिर उसके बाद बच्चे के मॉनिटर करो, जो ब्रांच इन अमाइनो एसिड्स उनका लेवल ज्यादा ना हो। अगर तो स्टिल ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर एंड पे जाके हो सकता है आपको इस एंजाइम की एक्टिविटी को रिस्टोर करने के लिए लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ जाए। तो ये आपने प्लीज इसके अंदर जो है ना वो याद रखने। तो अब हम यहाँ पे इस डिजीज का रिव्यू लेते हैं बुक से। तो उसने क्या लिखा है, मैपल सिरप यूरिन डिजीज में क्या होता है, आपके जो ब्रांच इन अमाइनो एसिड्स हैं इनकी डिग्रेडेशन ब्लॉक हो जाती है,
जिसमें आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वैलिन है। क्यों होती है? ब्रांच इन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कम होता है और इसको काम करने के लिए विटामिन बी 1 चाहिए, जिससे क्या होगा, अल्फा कीटो एसिड का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, स्पेशली ल्यूसिन का उसने लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वैलिन इन डाइट है, थायमीन बी 1 दो, ये मैंने बता दिया। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। सिम्टम क्या है जी? वॉमिटिंग आएगी, पोर फीडिंग है, सिक्रीशन, यूरिन, स्वेट, एयरवैक्स, स्मेल लाइक मैपल सिरप या बर्न शुगर, ये भी बता दिया है। प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन हो सकता है, सीजर, डिस्टोनिया, ये सब कुछ आप लोगों को जो है ना वो तरतीब से करा दी है। तो ये बेसिकली आप लोगों का जो है ना वो मैपल सिरप जो है ना वो यूरिन डिजीज था। अब बताएं जी, यहाँ पे अगर किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी सिम्टम की कि यार पता नहीं ये क्यों आएगा, ये इसके क्या रीजन है, तो बताएं, अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट डिजीज कंटिन्यू करेंगे। ये क्लियर है सब लोगों को? ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट करना है आपके पास अल्केप्टोन यूरिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग स्टार्ट करें जी, अल्केप्टोन यूरिया क्या होता है। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ दैट टॉपिक। तो अल्केप्टोन यूरिया के, अब ये जो डेफिनेशन बताने लगा हूँ ये आप लोगों ने याद रखने। इट इज अ रेयर इट इज अ रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इट इज अ रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर which is caused by the deficiency of homogeneous oxidase enzyme in the tyrosine degradation pathway। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डेफिनेशन क्या है अल्केप्टोन यूरिया की? इट इज अ रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर विच इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ homogeneous oxidase enzyme in the टायरोसिन डिग्रेडेशन पाथवे। ये इसकी डेफिनेशन है। जब आपकी बॉडी के अंदर टायरोसिन डिग्रेडेशन पाथवे के अंदर होमोजेनिस्टेट ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, उसको अल्केप्टोन यूरिया बोलते हैं। तो जब आपकी बॉडी के अंदर ये होमोजेनिस्टेट ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं होगा, तो आपकी बॉडी के अंदर फिर क्या होगा, स्पेशली जो होमोजेनिस्टिक एसिड है वो अकोमुलेट हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज और यूरिन के अंदर। तो ये आपने डेफिनेशन के अंदर जो है ना इसको याद रखना है। फिर उसके बाद आप लोगों को मैंने पीछे ये चीज पढ़ाई हुई है कि आपकी बॉडी के अंदर जो होमोजेनिस्टिक एसिड होता है इसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? होमोजेनिस्टिक या होमोजेनिस्टेट ऑक्सीडेज एंजाइम चाहिए। तो अब आप खुद सोचें कि अगर आपकी बॉडी के अंदर स्पेशली ये जो होमोजेनिस्टिक एसिड है अगर ये नहीं टूटेगा, तो ना टूटने की वजह से क्या होगा, फिर आपकी बॉडी के अंदर इसका लेवल ज्यादा हो जाएगा। और जब इसका लेवल ज्यादा होगा ना, तो फिर ये क्या करेगा, आपके स्पेशली अगर होमोजेनिस्टिक एसिड आपके यूरिन में जाते हैं, तो आपका जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। क्यों होगा? ऑक्सीडेशन की वजह से। अब ये पॉइंट आपने याद रखने हैं कि बेसिकली जो होमोजेनिस्टिक एसिड है ना, जब आपके ये स्पेशली यूरिन की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये आपके यूरिन में कमुलेट होगा ना, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन की वजह से आपका जो यूरिन है वो डार्क हो जाएगा। फिर उसके बाद हो सकता है ये कनेक्टिव टिश्यू में चला जाए। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जाके ये क्या करेगा, ब्लू ब्लैक पिगमेंटेशन कराएगा। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये क्या कराएगा, ब्लू ब्लैक पिगमेंटेशन कराएगा। क्यों करवाएगा? क्योंकि ये जो होमोजेनिस्टिक एसिड है ना, ये बेसिकली वहां पे जाके पिगमेंटेशन कराना शुरू कर देगा। पिगमेंटेशन की वजह से वो एरिया आपका थोड़ा ब्लैक हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। उसके बाद अगर ये आपके जॉइंट्स में जाता है, जॉइंट्स में जब ये जाएगा, तो आपके जॉइंट्स का डैमेज होगा। जॉइंट के डैमेज की वजह से फिर आपको डीजेनरेटिव अर्थराइटिस होगा। तो ये आप लोगों ने इसकी पैथोफिजियोलॉजी में याद रखना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी? अल्केप्टोन यूरिया एक ऐसी बीमारी है जो आपकी बॉडी के अंदर टायरोसिन डिग्रेडेशन पाथवे की वजह से होती है। तो बात क्या है जी? बात यह है कि जो टायरोसिन डिग्रेडेशन पाथवे है उसके अंदर हमारे पास टायरोसिन से एक मेटाबोलाइट आता है जिसको बोलते हैं होमोजेनिस्टिक एसिड। इसको तोड़ने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए जिसको बोलते हैं होमोजेनिस्टेट ऑक्सीडेज। तो जब आपकी बॉडी के अंदर वो एंजाइम नहीं होगा, तो होमोजेनिस्टिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि जब वो इकट्ठा होगा, तो इकट्ठा होने की वजह से फिर आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो डिफरेंट टिश्यूज के अंदर जाके ये अकोमुलेट होगा। ये आपके यूरिन में जा सकता है, कनेक्टिव टिश्यू में जा सकता है, जॉइंट में जा सकते हैं। ये आपने याद रखने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर के अंदर सबसे पहले पर्सन को डार्क यूरिन होगा। डार्क यूरिन क्यों होगा? मैंने पीछे भी बताया है कि जो होमोजेनिस्टिक एसिड है ना, ये एयर मतलब जब बंदा पेशाब करेगा,
खड़ा होके या जैसे भी वो पेशाब करेगा तो एयर के अंदर क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो होमोजेनिस्टिक एसिड की ऑक्सीडेशन की वजह से जो यूरिन है वो डार्क हो जाएगा। ये आपने पॉइंट याद रखने। सेकंड नंबर पे जो आपके पास कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू आपका डार्क सॉरी ब्लैक हो जाएगा या ब्लूइश हो जाएगा। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि जो होमोजेनिस्टिक एसिड होते हैं ना उसके पॉलीमर डिपॉजिट हो जाएंगे आपके कार्टिलेज के अंदर, ठीक है, आपकी स्किन के अंदर, आपके स्क्लेरा के अंदर, वहां पे जाके क्या होगा, ब्लूइश पिगमेंटेशन हो जाएगी। ये आपने याद रखना है। और ये फिर आपको जो आपका कान का कार्टिलेज है, नोज का है, स्क्लेरा का है, वहां पे ये जो है ना वो पिगमेंटेशन नजर आएंगी। ये आपने सेकंड पॉइंट याद रखना है। थर्ड नंबर पे बंदे को अर्थराइटिस होगा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं डीजनरेटिव अर्थराइटिस, स्पेशली आपकी स्पाइन के अंदर या लार्ज जॉइंट्स के अंदर होगा। इसकी क्या रीजन है? सेम, होमोजेनिस्टिक एसिड आपका टॉक्सिक है, डिपॉजिट होगा कार्टिलेज के अंदर, ठीक है, जिससे फिर आपको अर्ली ऑनसेट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस या अर्थराइटिस हो सकते हैं। फिर उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये जो आपके पास एल्केप्टोन यूरिया के पेशेंट होते हैं ना, इनमें मेंटल इम्पेयरमेंट नहीं होती। जैसे आपने पीछे पढ़ा कि ये जो आपके पास मैपल सिरप यूरिन डिजीज है या फिनाइल कीटोन यूरिया है, उनके अंदर थोड़ा बंदे को मेंटली डिस्टरबेंस होती है। ये आपने पॉइंट याद रखने। इसके अंदर ज्यादातर जो है ना वो आपके पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं आते। ये प्लीज आपने याद रख लें। उसके बाद अगर हम मैं बात करूँ इसकी लैब फाइंडिंग की, लैब के अंदर आपको क्या मिलेगा? अगर आप यूरिन टेस्ट करोगे, यूरिन आपका डार्क या ब्लैक हो जाएगा जब वो एयर को एक्सपोज कर होगा, ठीक है। बंदे के ब्लड के अंदर और स्पेशली बंदे के यूरिन के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको क्या मिलेगा? होमोजेनिस्टिक एसिड का लेवल ज्यादा मिलेगा। तो दो चीजों को याद रखो, यूरिन वाली बात और दूसरा आपका जो लेवल वाली बात मैंने बताई है कि कनेक्टिव टिश्यू और यूरिन के अंदर उसका लेवल ज्यादा होगा। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस इसकी क्लिनिकल होगी, ठीक है, क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी होती है, प्लस बंदे का जो यूरिन है वो डार्क होगा, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है मोस्टली कि बंदे को ये बीमारी है। अगर वो फिर भी पूछे तो फिर आपने जेनेटिक या एंजाइमेटिक टेस्टिंग करनी होती है। ये बेसिकली कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, अदरवाइज क्लिनिकल हिस्ट्री इज इनफ टू डायग्नोज द पेशेंट। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट है। इसकी भाई ट्रीटमेंट कोई भी नहीं होती, न्यू क्योर ट्रीटमेंट, ये आपने याद रखने। सिंपली बंदे को आपने सिम्टोमेटिक ठीक करना है। उसमें आप बंदे की जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करो, फिनाइल एलानीन और टायरोसिन इनटेक को कम करो, विटामिन सी दो, क्योंकि विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर होमोजेनिस्टिक एसिड को रिड्यूस करेगा। फिर बंदे के जॉइंट या ये जो अर्थराइटिस है इसको मैनेज करो, स्पोरेटिव जो ट्रीटमेंट है वो दो। ये आपने इसमें याद रखना है। तो ये आपको इसमें जो है ना वो बातें पता होनी चाहिए। अब हम इसको यहाँ से रीड करते हैं, उसने क्या लिखा है। अल्केप्टोन यूरिया क्या होता है? इट इज अ कंजेनिटल डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेनियस स्टेट ऑक्सीडेज इन द डिग्रेडेशन पाथवे ऑफ टायरोसिन टू फ्यूमरेट। और ये मैंने पहले भी आपको बता दिया कि आपकी बॉडी के अंदर जो टायरोसिन है इसने आगे कन्वर्ट होना होता है आपके पास होमोजेनिस्टिक एसिड, और वो जो होमोजेनिस्टिक एसिड है वो फिर आपकी बॉडी के अंदर आगे दूसरे पाथवेज के अंदर जाएगा। लेकिन उस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से फिर आपको ये कंडीशन डेवलप होगी। फिर उसने लिखा है कि होमोजेनिस्टिक एसिड आपका बिल्डअप हो जाएगा टिश्यूज के अंदर, ये पिगमेंट वहां पे बनाएगा। या तो सोमर रिसेसिव बीमारी है, ये इसका एमसीक्यूज इनहेरिटेंस पैटर्न का है। ये बिनाइन कंडीशन है। फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी? ब्लूइश ब्लैक कनेक्टिव टिश्यू, एयर कार्टिलेज, स्क्लेरा, जिसको ओकनोसिस बोलते हैं। ये आपने याद रखने। ये बाज दफा एग्जाम के अंदर पूछ भी लिया जाता है। लेकिन सिंपल याद रखो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि एक पर्सन है उसका यूरिन ब्लैक है, स्क्लेरा ब्लू है, कार्टिलेज ब्लू है, तो आप लोगों ने इस कंडीशन को पिक करना है। यूरिन आपका टर्न हो जाएगा ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर। इसकी रीजन क्या है कि एयर के अंदर ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, यूरिन ब्लैक हो जाएगा। फिर बंदे को डिबिलिटेटिंग अर्थेल्जियाज, मतलब यही है कि जो आपके पास बंदे को ज्वाइंट के अंदर पेन होगा, वो पेन उसकी लाइफ के साथ इंटरफेयर करेगी, ठीक है, उसको डिबिलिटेटिंग बोलते हैं, मतलब जो आपकी लाइफ को इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, सिम्टम ज्यादा आ रहे हैं, पेन ज्यादा हो रही है। इसकी रीजन क्या बताइए कि जो होमोजेनिस्टिक एसिड है वो आपके कार्टिलेज के लिए टॉक्सिक होते हैं, वो उसको डैमेज करेगा। तो ये भाई आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना वो अच्छे से इस डिजीज को पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? तो ये बेसिकली आप लोगों की आज की जो है ना वो टू डिजीजेस थी। ये जो आपने टू डिजीजेस पढ़ी है ना, अगर आप लोगों में से कोई बच्चा यूएसएमएल स्टेप 1 एग्जाम का यूवर्ड करेगा, उसमें भी क्वेश्चन आने हैं। प्लैब के लिए भी अगर आप जाएंगे उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे। एनआरई जो पास पेपर है उसके अंदर भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं। जब जो भी क्वेश्चन बैंक आप सोल्व करेंगे तो काइंडली इनको इन टॉपिक्स को पहले अच्छे से